नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सोनाम पंजाब में आपका स्वागत है। आज हम अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नेक्स्ट यूनिट यानी कि 13 यूनिट्स उसको कवर करेंगे, जिसमें हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन उनको हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ बात हो रही है। इकोनॉमिक यानी कि पूरी तरह से पैसे से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। और आप लोग अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें मैंने बहुत बार जिक्र भी किया था कि वर्ल्ड की जो अब सिस्टम है ना वो इकोनॉमी बेस हो गया है, क्योंकि हमने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी हैं। 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद हमने क्या सीखा कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। और इकोनॉमी तभी डेवलप होगी जब हम कॉपरेशन करेंगे, जब हमारी पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, जब हम एक दूसरे के साथ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कोऑपरेशन के साथ लेकर चलेंगे, तभी हम डेवलप कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो टोटली इकोनॉमी को बेस्ड यानी कि इकोनॉमी को रन करती हैं, इकोनॉमी के लिए काम करती हैं, इकोनॉमीज को ठीक करने के लिए कि कैसे हम वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टेबल रख सकें, उनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम वैश्विक आर्थिक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। आईएमएफ, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे जो वैश्विक वित्तीय विकासात्मक और व्यापार मामलों के लिए जो काम करते हैं उनको पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ को भी पढ़ेंगे, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी को यूरोपीय संघ के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। और कुछ रीजनल कोऑपरेशन जो हैं, रीजनल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कुछ प्रमुख विश्व संकट जो कि वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशंस आई थी इकोनॉमी को लेके, हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ये बेसिक सी इसमें डेफिनेशन दे रखी है कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि वस्तु और धन के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करना। ठीक है। देखिए, मेनली अगर मैं आज आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है ना, जो इकोनॉमिक बेस्ड है, वो टोटली आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड है। कैसे एक राष्ट्र विकास कर सकता है, कैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कैसे हमारी पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें कि वर्ल्ड के साथ हम compete कर सकें, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बेचें, क्या उसका प्राइस होना चाहिए वर्ल्ड में। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कुछ अर्ध परिधि है। अर्ध परिधि मतलब डिपेंडेंट, जैसे अगर हम तीसरी दुनिया के देश कहते हैं, दक्षिण दक्षिण उत्तर दक्षिण का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उत्तर वो है जो कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। और दक्षिण वो है जो इनके ऊपर डिपेंड है टेक्नोलॉजी को लेकर, चाहे इकोनॉमी को लेकर, चाहे वो किसी भी और तरीके की डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कोई पॉलिसी हो, उसके रिगार्डिंग हम सब का सब आपको भी पता है कि विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं ना, हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने हमारा बहुत कुछ खोया था। ठीक है। वर्ल्ड की दो आइडियोलॉजीज ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डाउन कर दिया था। जर्मन के बारे में भी आप जानते हो कि बहुत बड़ा उसके ऊपर टैक्स सिस्टम लगा दिया था। टैक्स टैक्स ना कहते हुए अगर उसको जुर्माना कहें, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी भी बहुत डाउन हो गई थी। और जब हमने वर्ल्ड वॉर लड़ा तो उसमें इतना पैसा खर्च हुआ, इतना धन खर्च हुआ, कुछ जो देश थे उनकी इकोनॉमी तो इतनी खराब होगी कि आज तक वो सेट नहीं हो पा रही। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या सीखा था कि अगर अब हमने डेवलप करना है तो सबसे पहले तो हमने युद्ध को ना कहना होगा। हमें टोटली ख़त्म कर देनी होगी बात कि हम बिल्कुल भी वॉर नहीं करेंगे, जितना हो सके हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे। ठीक है। और दूसरा हमने ये सोचा कि इकोनॉमी को अब डेवलप करना पड़ेगा। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि वर्ल्ड में इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो बड़े नेशंस का है, जैसे कि अमेरिका का डॉलर पूरे वर्ल्ड में चलता है। इंटरनेशनल जो भी ट्रेड सिस्टम चलता है वो पूरा का पूरा हम डॉलर्स में करते हैं। अब डॉलर्स का देखो रेट अप्स एंड डाउन चलता ही रहता है। रीज़न बिहाइंड क्या है कि जो वर्ल्ड में पैसे का लेन देन है ना वो डॉलर से ही होता है। और डॉलर, अब देखिए, कोई देश अगर गरीब है तो अगर उसका $1 अगर वहाँ लेकर जाए तो वहाँ अगर 1000 रुपये के बराबर है तो नॉर्मल सी बात है भी, अगर उसको एक ब्रेड भी खरीदना पड़ेगा तो उसके लिए भी उसको अपनी जेब से 2000 रुपये देना पड़ेगा। अगर $2 का ब्रेड है तो वो तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हुई ना, उसकी तो इकोनॉमी कितनी अच्छी है। तो इसलिए जब वर्ल्ड में
चल ही डॉलर रहा है तो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को डॉलर के साथ कंपेयर करके उसके एटलीस्ट आसपास रखें ताकि हमें नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और वर्ल्ड में जो कम इकोनॉमी वाले जो लोअर कैटेगरी के देश हैं या जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है उनको डेवलप करवाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जैसे कि आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है। क्योंकि देखिए विश्व बैंक है तो मतलब वर्ल्ड इससे लोन ले सकता है। मनी से रिलेटेड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ हमने बना दिया। और आपको भी पता है कि वर्ल्ड में इकोनॉमी को टोटली हम व्यापार से ही कंट्रोल करते हैं, व्यापार से ही हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा करते हैं। तो हमने विश्व को व्यापार संगठन बना दिया। आज हम इन सभी तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएमएफ के बारे में। ठीक है, आईएमएफ यानी कि विश्व या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयास में दुनिया भर के मित्र देशों के प्रतिनिधियों ने 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौते के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की। सभी के लिए कुछ 730 जो प्रतिनिधि थे और 44 मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिए उनके तरीकों को निर्धारित करने के लिए न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड में जाकर माउंट वॉशिंगटन होटल में एकत्रित हो गए। तो ब्रेटन वुड्स के जो प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से 1918 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा प्रस्तावित विचार को सहमति दे दी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दो चीजें पता चली हैं, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था और पूरे विश्व के पुनर्निर्माण के प्रयास के लिए, स्पेशली आर्थिक व्यवस्था के लिए इन दो चीजों की जो जिम्मेदारी है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी गई है। कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, वो अब विश्व में जो पैसे का लेन देन चलता है, जो इकोनॉमी को स्टेबल करके रखता है, क्योंकि पैसे से ही तो इकोनॉमी चल रही है, उसको स्टेबल करने के लिए हमने 1918 का जो विचार था ना उसे 1945 में अमली जामा पहनाकर आईएमएफ को स्थापित कर दिया। अब आईएमएफ क्या काम करता है तो देखिए, एक तो उच्च शुल्क टैरिफ वगैरह जो होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि भेदभावपूर्ण व्यापार होना चाहिए, कि गुटबाजी ना हो कि चार लोग मिलके कहेंगे चलो यार हमारे पास तो ये, मान लीजिए जैसे अब जो ओपेक कंट्रीज हैं जिनके पास ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, जहाँ से हम क्रूड ऑयल लेते हैं, अगर वो लोग ये कहें कि नहीं यार हम चार बंदे मिलकर क्या करेंगे अपनी मनमर्जी से ऑयल को बेचें, तो इससे तो वर्ल्ड को काफ़ी लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, फिर तो वो ही अमीर हो जाएंगे और फिर उनकी प्रभुसत्ता हो जाएगी, फिर तो ये वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी। तो जो आईएमएफ है ना वो इस तरह के टैरिफ प्लान बनाता है, इस तरह के भेदभाव व्यापार जो ना हो उसके लिए नीतियां बनाता है, तो वो इन पर भी लागू होती हैं, जिस वजह से ये लोग थोड़े टिके हुए हैं। अदरवाइज इनके पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, क्योंकि पेट्रोल से हमारा पूरा वर्ल्ड चल रहा है भाई। पेट्रोल से ही तो अमेरिका के बड़े बड़े जहाज चलते हैं, युद्ध लड़ने हैं तो भी पेट्रोल की ज़रूरत है ना, हथियारों से ज़्यादा तो पेट्रोल चाहिए वहाँ पर, तब अमेरिका का डॉलर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आईएमएफ और जो वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनको थोड़ा टिका कर रखती हैं, भी चलो भी तुम इस हिसाब से ही पेट्रोल दो, क्योंकि तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। अब आईएमएफ के कार्य क्या हैं तो देखो, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग इसने करना है, ठीक है, और विनियमन दर स्थिरता को बढ़ावा देना है, कि जो हम ट्रेड करते हैं, हम लेन देन करते हैं ना, वो एक स्थिर रहे, हर कोई कर पाए। ठीक है, भुगतान के संतुलन से निपटने में मदद करना, भी प्रॉपर जो आप खरीद कर रहे हो उसके ऊपर अच्छी पेमेंट जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना उसमें क्रिएट हो, सलाह देना, कर्ज और देकर आर्थिक संकट से निपटने में मदद करना। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टोटली डिमोलिश कंट्री है जिसकी इकोनॉमिक अच्छी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान है, और आप दक्षिण अफ्रीका के कुछ कंट्रीज कह सकते हो, उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो उनको थोड़ा थोड़ा फंड देता है। फंड इसलिए देता है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने काम ये ले रखा है कि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल ही करेगा और उसको मैनेज करेगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत है किसी को पैसा देने के लिए तो आईएमएफ वहाँ पर भी काम करता है। अब इसके मेन काम है आर्थिक निगरानी करना। ये वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक होती है, यानी कि हर एक राज्य की, हर एक राष्ट्र की अपनी इकोनॉमिक होती है। तो अब देखिए, कोई भी राष्ट्र इकोनॉमिक अगर पॉलिसी बनाता है तो वो अपने राष्ट्र को पहले रखेगा। कई बार क्या होता है कि अपना फेवर करते करते हम वर्ल्ड का नुकसान कर जाते हैं। तो इसमें आईएमएफ क्या करता है कि अगर कोई भी वर्ल्ड में इकोनॉमिक चेंज हो रही है या कोई इकोनॉमी बना रहा है, तो ये उसके ऊपर निगरानी रखती है कि यार अगर इसने इकोनॉमी बनाई तो इससे वर्ल्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना।
है, इसको उसको जिस देश ने बनाया है उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। तो ये सब चीज़ों को वो ध्यान रखता है। तो कोई भी देश जब इकोनॉमी पॉलिसी बनाता है तो वो इसके पास ज़रूर रिव्यू के लिए भेजता है, तो कुछ ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस करके ही उसे लागू किया जाता है। ठीक है, इसलिए ताकि संकट ना आ जाए। वित्तीय संकट वाले देशों को ऋण देना। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईएमएफ का काम सिर्फ बैलेंस बना के रखना नहीं है, बल्कि अगर किसी पैसे की ज़रूरत है तो उसे वो पैसा भी प्रोवाइड करवाती है। आईएमएफ ने 1997 से अब तक बेल आउट पैकेज में 180 बिलियन डॉलर से अधिक की व्यवस्था की, जिसमें कि वो कुछ ऐसे सदस्य देशों को पैसा प्रोवाइड करवाता है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को उभार सके। देखिए, हम यहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन को पढ़ेंगे। विश्व में जब आर्थिक संकट आया था तो कुछ राष्ट्रों पर बहुत ज़्यादा आ गया था, तो उस समय वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई गई थी ताकि आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करें। फिर जब अगर आपके अकाउंट में पैसे ही खत्म हो जाते हैं तो आप सैलरी कैसे दोगे? आप कैसे अपने देश के लोगों के लिए खाने के लिए बाहर से चीज़ें परचेज करोगे? ठीक है, तब वहाँ पर हमें लोन की ज़रूरत होती है, तो इसमें आईएमएफ बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। सशस्त्र ऋण और संरचनात्मक समायोजन। देखिए, ऋण की सुविधा तो देखो, कोई भी अगर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है तो वो ऋण तो देगा ही देगा, और एक यही एक ऐसा मतलब हथियार है जिससे कि हम किसी भी देश को अपना गुलाम बना सकते हैं। बहुत सारा ऋण दे दो, उसके ऊपर ब्याज लगा दो, ठीक है। लेकिन जो आईएमएफ करता है वो शर्तों के हिसाब से देता है कि आप पर, ठीक है, ब्याज लगेगा, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत सारा लोन लिया हुआ है डेवलपमेंट के बिहाफ से। तो बहुत सारा ऋण लगेगा, सॉरी ब्याज लगेगा, लेकिन एक टाइम के हिसाब से देंगे। ठीक है, तो कुछ अपनी शर्तें रखता है जिससे कि आप ऋण लेकर आप डेवलप भी कर सकते हो, आप वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़े भी रह सकते हो और अपना विकास भी कर सकते हो। तकनीकी सहायता और आर्थिक प्रशिक्षण। देखिए, आईएमएफ कई रिपोर्टों को प्रकाशित करता है। अगर आप लोग आईएमएफ की वेबसाइट पर जाएंगे या हमारी इंडियन की जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, जिसे कि हम फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो इकोनॉमिक विंग में अगर जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स प्रोवाइड होंगी जिसमें कि आप देखोगे कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, उसको मतलब आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी। कि आर्थिक प्रशिक्षण भी प्रोवाइड करवाता है। तकनीकी सहायता कहने का मतलब, हम यहाँ बैठे तो नहीं जा सकते ना कि वर्ल्ड में किस किस तरह की पॉलिसीज चल रही हैं, हम उनके साथ compete कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा कैसा मतलब वो क्या बोलते हैं आप जैसे हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस है, हम इन रिपोर्ट से ही जज करते हैं कि अगर अमेरिका आगे निकल रहा है तो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज़्यादा लिबरल है, तो हमें भी लिबरल करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ें हमें आर्थिक प्रशिक्षण ले लो तो चाहे तकनीकी सहायता आईएमएफ प्रोवाइड करवाता है। अब देखो, आईएमएफ है, बहुत सारा वित्त भार होता है उसके ऊपर, ठीक है, बहुत सारा मतलब वो काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि उसमें कुछ कमियां भी हैं। आईएमएफ 74 साल के हो चुका है, 74 साल से ज़्यादा का इसका इतिहास है। तो आईएमएफ स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ये देखिए, वो बड़ी कंट्रीज थी, सिर्फ उन्हीं के लिए ये ज़्यादा फोकसेबल रहा था। लेकिन जब हमने देखा कि आईएमएफ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो शीत युद्ध खत्म हुआ, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को वो बैलेंस करने में लग गया। यहाँ पर कुछ चरणों की बात की गई है। फर्स्ट और सेकंड, जी हाँ, प्रथम चरण लेंगे जिससे 1973 की समाप्ति के बाद प्रमुख कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, फिर दूसरा हम 1978 के बाद देखेंगे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा पढ़ सकते हो, मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि डिटेल में पढ़ना आपको है, तभी आपको ये क्लियर होगा। मैं जो ऊपर से आपको ओवरव्यू देता हूँ, हर चीज़ वो मतलब कंप्लीट नहीं होती, थोड़ा सा आप जब अंदर से पढ़ेंगे तभी आप मेरे थॉट और अपने थॉट को वैल्यूएबल तौर पर लिख पाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो आईएमएफ, आपको भी पता है कि उस टाइम तक प्रोवाइडेड था हमें, लेकिन उसका जो सिस्टम ना काम करने का सही नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल्ड थी वो कंट्रोल इकोनॉमी थी। तो जो पॉलिसीज बनती थी वो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी नेशंस कंट्रीज थी उनके बेनिफिट के लिए बनती थी, और जो लूजर्स थी यानी कि जो बहुत कम डेवलप कंट्रीज थी उनके बारे में तो वो मतलब एक ना की तरह ही सोचा जाता था। तो इसकी हम कुछ कमियों की बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से निपटने के लिए अपने सदस्य को अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इस उद्देश्य के लिए कि उनके अपने जीवन में पहले चरण में एक समायोजन सहारा प्रणाली को अपनाएं, लेकिन यह एक स्थिर विनियमन दर स्थापित करने में विफल रहा है। आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन आपको वो पैसा सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आज आपको 100 रुपये की ज़रूरत है, मिल गया। आज थोड़ा अगले 2 दिन बाद आपको 200 की ज़रूरत है, मिल गया। थोड़े टाइम बाद 300 की ज़रूरत है, दे दिया। लेकिन कब तक देते रहोगे भैया? आप उसको पैसे देने की बजाय आप उसको एक बार में ही कुछ ऐसा बिजनेस खोल के दे दे ताकि वो और पैसा कमाए, उसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है,
तीसरा, फंड अपने सदस्यों द्वारा लगाए गए विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को समाप्त करने में विफल रहा है जो व्यापार में वृद्धि को बाधित करते हैं। मैंने आपको ओपेक के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर क्या है कि कई बार वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है जिस वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ता उन पे। ठीक है, तो इसकी कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पे शक किया जाता है कि ये जितना पावरफुल होना चाहिए ना उतना है नहीं। छोटी कंट्रीज तो इसका बात मान लेती है, लेकिन बड़ी कंट्रीज जिनको पता है भी मेरा 1000 रुपये इसका काम चला रहा है, क्योंकि अगर IMF को 500 रुपये की ज़रूरत है और मैं उस पर 400 रुपये का डोनेशन दे रहा हूँ, तो नॉर्मल सी बात है मैं उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं नहीं मानूंगा। विश्व बैंक 1944 में स्थापित विश्व बैंक समूह विकासात्मक कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, क्षेत्रीय बैंकों और राष्ट्रीय सरकारों के साथ काम करता है। संगठन में गरीबी में कमी लाना, विकासात्मक वित्त और शिक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के कई क्षेत्र शामिल हैं। पिछले 70 वर्षों में इसने 100 से अधिक विकासशील देशों में लोगों की मदद की। विश्व बैंक की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विफलताओं और गरीबी को समाप्त करने के लिए यह अनुदान, शून्य ब्याज क्रेडिट और कम ब्याज वाले ऋण या निवेश के साथ साथ सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं और इनमें से 5 संस्थान शामिल हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और संगठन अपनी स्थापना के बाद 12,000 से अधिक विकास परियोजनाओं में शामिल रहा है। वर्तमान में इसका प्राथमिक लक्ष्य 2030 तक वैश्विक गरीबी दर को कम करना। विश्व बैंक का एक अन्य कार्य पर्यावरण स्थिरता और हरित क्रांति को बढ़ावा देना। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ थोड़ा बेसिक पढ़ा है कि 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना था। पहले 5 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी इकोनॉमिक से रिलेटेड, जैसे IBRD है, IFC है, इस तरह की 5 टोटल थी, अलग अलग काम करती थी। लेकिन 1944 में उनको एक करके हमने विश्व बैंक बना दिया। ठीक है, अब विश्व बैंक का मेन काम क्या है? वो गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों में जो गांव होते हैं या कोई आसपास सुना भी होगा, कई बार वर्ल्ड बैंक से फंडेड प्रोजेक्ट से वहाँ पे तालाब बनाया जा रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिससे गरीबी कम होती है और जो विकासात्मक काम होता है वो दर्शाया जाता है। एजुकेशन को लेकर कई बार स्कूल्स की बिल्डिंग बना दी जाती है। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, या उस तरह के फंड हमें मिलते हैं ताकि हम इसको डेवलप कर सकें। तो मेनली वर्ल्ड बैंक का काम पैसे से रिलेटेड नहीं, लोन से रिलेटेड है, कि वो डेवलपमेंट से रिलेटेड लोन देता है। IBRD क्या है? विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। देखो, पुनर्निर्माण की बात हो रही है कि वो दोबारा निर्माण की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से ऋण, अनुभाग और अन्य वित्तीय उत्पादन प्रदान करता है। IBRD का मध्य और निम्न आय वाले देशों में वित्तीय विकास को बढ़ावा देना है। वो ऋणों के अलावा, यानी कि लोन्स के अलावा, यह संस्था किसी परियोजना के लिए प्रत्येक चरण में सलाहकार भी है। मतलब आपको सलाह भी देती है कि आप यहाँ पे एक सोलर प्रोजेक्ट लगाइए, आपको इतना पैसा मिलेगा, मैं उस पर आपको इतने अमाउंट पे, इतने ब्याज पर ये अमाउंट ऋण के तौर पर दे सकता हूँ। जो जोखिम प्रबंधन की बात आती है कि अगर मान लीजिए कोई क्राइसिस आ रहे हैं तो वहाँ पर लोन देकर वो उसकी सहायता कर सकता है। मध्य आय वाले देश जैसे कि थाईलैंड है और इंडोनेशिया में विकास और प्रगति की अधिक संभावना है। तो वहाँ पे वो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कंपनीज को ऑफर्स प्रोवाइड करवाता है कि आप जाइए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाइए, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। अब देखिए, एक बात आती है कि IMF और विश्व बैंक दोनों है तो वर्ल्ड में इकोनॉमिक से रिलेटेड, इनमें डिफरेंस क्या है? आइए क्या लिखा है हम इनको पढ़ते हैं। IMF छोटा है, लगभग 2300 कर्मचारी काम करते हैं, और विश्व बैंक के विपरीत इसका कोई सहयोगी या सहायक नहीं है। इसके अधिकांश कर्मचारी सदस्य वॉशिंगटन DC के मुख्यालय में काम करते हैं। हालांकि पेरिस, जिनेवा और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में 3 छोटे छोटे कार्यालय बनाए हैं। इसके पेशेवर कर्मचारी सदस्यों का अधिकांश भाग अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों के लिए। ठीक है, तो टोटली इकोनॉमिक बेस्ड लोग ही IMF में जा सकते हैं। आप अगर कहीं, अगर आपने BA इकोनॉमी हिंदी का रखी है तो आप IMF में काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बैंक की संरचना कुछ अधिक जटिल है। विश्व बैंक में 2 प्रमुख संगठन शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके अलावा विश्व बैंक से कानूनी तौर पर अपने वित्तीय रूप से अलग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है जो कि विकासशील देशों में निजी उद्यमों के लिए धन जुटाता है, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, और बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी है जो डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए है। 7,000 से अधिक कर्मचारी सदस्यों के साथ विश्व बैंक समूह IMF के रूप में लगभग 3 गुना बड़ा है, और दुनिया भर में लगभग 40 से अधिक कार्यालयों का रख रखाव करता है। हालांकि उनके 95% कर्मचारी वॉशिंगटन DC से ही काम करते हैं। तो देखिए, थोड़ा बेसिक से इनके बीच में डिफरेंस था जो कि समझाने योग्य तो नहीं है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक का संचालन किस तरीके से होता है।
तो ये देखिए विश्व बैंक को मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि वो किस किस तरह की पॉलिसीज की बात करता है, गरीब देशों के लिए जो परियोजनाएं बनाता है, नीतियाँ बनाता है, तकनीकी सहायता प्रदान करता है, उन्हें धन की ज़रूरत है तो धन भी देता है, और उनको अगर कहीं सलाह मशवरे की ज़रूरत है तो वो सलाह मशवरा भी देता है। ठीक है, वही बातें इसके अंदर लिखी गई हैं, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। आगे है वैश्वीकरण और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। देखिए वैश्वीकरण के टाइम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या है, तो देखिए आप लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो वैश्वीकरण के बारे में, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे। और वर्ल्ड बैंक क्या है और आईएमएफ क्या है, ये कहीं ना कहीं वैश्वीकरण को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको वैश्वीकरण के बारे में पहले भी बताया था कि वैश्वीकरण में हम टोटली एक पॉलिसी को दूसरे देशों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आईएमएफ है, देखो वर्ल्ड बैंक तो डेवलपमेंट के लिए है, आईएमएफ लोन के लिए है। ठीक है, वो वर्ल्ड में बैलेंस क्रिएट करता है मनी का, और ये लोन देकर उनको उस बैलेंस को अच्छा डेवलपमेंट स्टेज तक लेके जाता है। तो ये भी वैश्वीकरण का ही एक हिस्सा है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विचार, लोगों, वस्तुएं, सेवाओं और पूंजी के निरंतर मुक्त प्रवाह के अर्थव्यवस्था और समाजों का एकीकरण होता है। ठीक है, अक्सर इसे एक अपरिवर्तनीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। कुछ देशों और संस्थानों के द्वारा दुनिया पर जो थोपा जा रहा है ना ये काम, जैसे कि आईएमएफ और विश्व बैंक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के पक्ष में एक राजनीतिक विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अधिकांश भाग लोकतंत्र के समेकन के साथ हाथ से चल गया है। ज़्यादा इसमें थोड़ा टिपिकल सा ही लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियरली जो चीज़ें बता चुका हूँ कि ये दोनों जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस है ना, ये वैश्वीकरण के पक्ष में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, देखो वर्ल्ड बैंक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या हमें एडवाइजरी भी देता है। तो हम एडवाइस तभी दे सकते हैं ना जब हमने कहीं इस तरह की सिचुएशन को देखा होगा, कहीं हमने एक्सपीरियंस लिया होगा कि भाई हाँ, दक्षिण अफ्रीका के अगर देशों की बात करो तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्होंने लोन लिया, और लोन के साथ उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, फिर जाके उनकी इकोनॉमी अच्छी हुई। तो जब इंडिया अगर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहेगा तो हम शुरुआत तो जीरो से करेंगे ना। तो जीरो से वन करने का मतलब क्या होगा कि हमारी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हम उसे मजबूत करेंगे ताकि हमें अच्छे इकोनॉमिक्स मिले। और जो इकोनॉमी से रिलेटेड बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनके ऑफिस को इंडिया में खुलवाएंगे ताकि यहाँ लोगों को आगे वो ट्रेंड करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। तो विश्व व्यापार संगठन 1995 में अस्तित्व में आया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सबसे युवाओं में से एक डब्ल्यूटीओ 1947 में स्थापित टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौता यानी कि जीएटीटी है का उत्तराधिकारी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का प्रस्ताव 1947 में व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने में सफल नहीं हुआ था। तो गेट एक अंतरिम समझौता था। 1945 में हमने डब्ल्यूटीओ के गठन तक व्यापारिक वार्ता के कई दौर हुए, इसलिए जब तक डब्ल्यूटीओ अपेक्षाकृत युवा है, बहुपक्षीय व्यवहार प्रणाली जो कि मूल रूप से गैट है के तहत स्थापित किया गया था, 70 साल से अधिक पुराना है। देखो यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है, गेट का उत्तराधिकारी ही आपका ये विश्व व्यापार संगठन है। गेट को स्थापित हमने तभी किया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ल्ड वॉर जैसे ही चल रही थी, गेट को हमने तब बना दिया था। गेट बनाने का रीज़न ये था कि चलो यार, वर्ल्ड में ट्रेड को अच्छा किया जाए। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि जो पावरफुल कंट्रीज थी वो इसे अपने बिहाफ पे कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, तो ये उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था, उतना अच्छा हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने क्या सोचा कि चलो यार, फर्स्ट सेकंड और शीत युद्ध के बाद कि चलो यार अब इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, अब हमें सीरियसली काम करना है। तो हमने गेट को नाम देकर चेंज करके उसके थोड़े ऑर्गेनाइजेशन को बदलकर हमने उसे डब्ल्यूटीओ बना दिया। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है, उसके रिलेटेड क्या क्या एक्साइज लगेगा, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगी, कम जो आय वाले देश हैं वो ज़्यादा आय वाले जो देश हैं, इनकम वाले देश हैं, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करें, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। टैरिफ प्लान वर्ल्ड में सभी के साथ इक्वल होना चाहिए कि अगर अमेरिका से कोई भारत चीज़ जा रही है, तो अगर अमेरिका में 100 रुपये है तो वहाँ जाकर वो 110 लगेगी, अमेरिका को 10 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में जाके अगर वो इंडिया से वो आगे जा रही है तो उसके लिए जो टैरिफ देना पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में जाके, जिसे आप टैक्स कहते हो, एक्साइज कहते हो, वो सभी में इक्वली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश नहीं दे सकता तो 1000 रुपये उसको देना ही पड़ेगा, ऐसे तो उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो वर्ल्ड बैंक का भी उल्लंघन कर रहे हैं और आईएमएफ के रूल्स रेगुलेशन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए जो डब्ल्यूटीओ है वो सभी के बीच में ना कोऑर्डिनेशन टाइप की एक व्यवस्था बनाकर रखता है। ठीक है, तो वर्ल्ड की जितना भी ट्रेड होता है ना, उसके रिलेटेड जो भी जितने भी मतलब रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, वो सब डब्ल्यूटीओ से ही मतलब बन कर निकलते हैं, और उनको मानना ज़रूरी होता है कि जो इनके नेशन देश हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, वो तो मानेंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उन्होंने साइन किया है इसके मेमोरेंडम पर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ क्या है कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना और एक एकीकृत आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना है। इसका जनादेश भी समावेश को बढ़ावा देने और भेदभाव से निपटने के लिए, व्यापार और सीमाओं के लिए बाधाओं का टूटना, तकनीक और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण की हिमायत और दूसरों के बीच एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार और सामाजिक प्रगति जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए बना था। आम भाषा में अगर मैं बात बताऊं तो 27 यूरोपियन देशों का ये गठबंधन है। ठीक है, ये आपस में मिलकर व्यापार करते हैं, आपस में मिलकर ये ट्रेड करते हैं। जो यूरोप का जितने भी कंट्रीज है ना, उन सभी का ये एक गुट बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, उसी तरह यूरोपीय संघ भी, यूरोपीय जो यूनियन बनी हुई है ना, ये यूरोप के ही लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो इसकी मेंबर होती हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसीज बनाती है। आप कह सकते हो कि ये संसदों की भी महासंसद है, क्योंकि जो यूरोपीय संघ है ना, उसके अंदर भी एक संसद काम करती है, परिषद है। ठीक है, एक आयोग सहित 3 आयामी शासन प्रणालियां भी होती हैं। ठीक है, इनकी अलग मुद्रा है, यूरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यूरोप में इतने सारी कंट्रीज है, वो अपनी जो इकोनॉमी को है ना, वो इक्वली इस तरह से चलाते हैं कि हम अपना डेवलप कर सकें। कहीं ना कहीं ये चीज़ पार्शियलिटी फील होती है कि देखो ये पूरा विश्व है, इतने लोगों ने अपना समूह बना लिया कि चलो हम तो अपना डेवलप करेंगे, हमें बाहर से क्या लेना देना। तो ये गलत होगा। जब हम बात इक्वालिटी की कर रहे हैं, जब हम बात विश्व में यूएनओ जैसी संस्था की करते हैं, डब्ल्यूटीओ की करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ये खतरा सा फील होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ सकते हो। संगठन ढांचा क्या है? यूरोपीय संघ परिषद, यूरोपीय संघ संसद, मैंने आपको पहले बताया, और यूरोपीय संघ आयोग। परिषद का मुख्य काम यूरोपीय संघ के नई नीतियों, कानून बनाना, प्रस्तावित करना, यही करती है। ठीक है, यह हर 6 महीने में एक अलग ईयू अध्यक्ष की तरह के तहत काम करता है। संसद नीतिगत बहस करती है, परिषद द्वारा प्रस्तावित कानूनों को पारित करती है। हर 5 साल में एक बार सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, अंत में आयोग यूरोपीय संघ के लिए कानूनों को लागू करना और संचालित करना। जितने भी यूरोपीय संघ के देश है ना, उनकी ये संसद है, और ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्रेग्जिट और यूरोपीय संघ पर प्रभाव। अभी रिसेंटली भी आपको पता ही है कि हमने ब्रेग्जिट के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला लिया, तो इसे ब्रेग्जिट कहा गया। ब्रेग्जिट क्या है? इंग्लैंड ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने और इसे छोड़ने के लिए मतदान किया था। क्या रूप से यूरोपीय संघ से ब्रिटिश निकास के लिए ब्रेग्जिट शब्द को गढ़ा गया था। ब्रिटेन का एग्जिट होना ब्रेग्जिट शब्द कहलाता है। यद्यपि ब्रेग्जिट यूरोपीय संघ की तुलना में ब्रिटेन के लिए अधिक हानिकारक साबित हो सकता है, फिर भी ब्रेग्जिट के बाद भी दुनिया में यूरोपीय संघ का प्रभाव पड़ने लगे। यूरोपीय संघ के कुछ देशों को आयरलैंड और जर्मनी सहित कई आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, जो क्रमशः अपने जीडीपी के 10% और 5% से अधिक खो सकते हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। देखिए, भारत और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन का तो देखो पुराना मामला है। मैं आपको इतना पूरा डिटेल में नहीं जाके बताऊंगा, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ कि आपको भी पता है कि हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जिस टाइम थे, वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, और इकोनॉमिक में उनका बहुत अच्छा योगदान भी है। इंडिया में जब हमने 1991 की जो नई औद्योगिक नीति लेके आए थे, जिसे अजीत जो चौहान थे, वो लेकर आए थे, और बाद में इसको नरसिम्हा सरकार ने लागू भी किया था। तो 1991 में नरसिम्हा राव की जी सरकार थी, और हमारे जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। होता क्या है उसमें, हमने अपने देश के डेवलपमेंट के लिए बंद इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी कर दी। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे थे, कंपटीशन में हम बहुत पीछे थे। हम उतने दक्ष नहीं थे कि हम विश्व में अपनी जो प्रोडक्ट हैं, हम उनको भेज सके। क्वालिटी नहीं थी उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, और स्थिरता लाने के लिए, ताकि हम वैश्वीकरण से अपने प्रोडक्ट्स को भेज सके। जब हमारे यहाँ से माल विश्व में जाएगा, तो हम विश्व के जो डॉलर है वो हम इंडिया में लेकर आएंगे, और इससे क्या होगा कि हम इंडिया के लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट को बाहर से खरीद सकेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जो वर्ल्ड है, उसमें जो ट्रेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर से होता है। हमारे पास डॉलर कब आएगा? जब हम डॉलर खरीदेंगे। दिया डॉलर हम मिलेगा डॉलर, तो डॉलर में कैसे मिलेगा? जब हम हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारी इकोनॉमी के अच्छे प्रोडक्ट्स को बाहर बेचेंगे, और बाहर के लोग तभी उसे खरीदेंगे जब हमारी इकोनॉमी में अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो इसके लिए हमने डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट हेल्प ली है। ठीक है, ताकि हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अपने आप को डेवलप कर सके। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है, भारत ने अपनी बहुत अच्छी कूटनीतिक और दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ, जैसे कि मनमोहन सिंह ने भी बनाई थी,
हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें उनका बहुत योगदान रहा है, और जो अब करंटली भी काम कर रहे हैं और पहले भी काम कर चुके हैं, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं उन्हीं के कारण हम इंडिया ने आज काफ़ी हद तक डेवलपमेंट की है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम डेवलप कर रहे हैं, एफडीआई को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अगर विदेशी मुद्रा इंडिया में आएगी तो हम भी वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ compete कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की जो व्यवस्था प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो इसी रिगार्डिंग कर रहे हैं कि अगर हमारे पास खुद के डेवलपमेंट रिसोर्सेज होंगे, खुद की अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो नॉर्मल सी बात है हम भी डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू के सर आईएमएफ का जो ज़्यादा डेप्थ में डिटेल्स है आप इसमें पढ़ सकते हैं, जो भी डेटा है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है विश्व के प्रमुख आर्थिक संकट। देखिए विश्व में बहुत आर्थिक संकट आए हैं। 1930 की मैं आपको ग्रेट डिप्रेशन की बात बता सकता हूँ। ठीक है, 1980 के दशक में ब्रेडन प्लान बनाया गया, ये तो आप जानते ही होंगे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप पढ़ चुके हैं इनको, तो ज़्यादा इसमें डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग पढ़कर ही इसे क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। ये एक प्रमुख आर्थिक संकट था। ठीक है, 1997 में कई पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। ठीक है, 1997 में आर्थिक संकट आया था, एक 1930 में भी आया था, 97 में भी आया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पूर्व की जो एशियाई अर्थव्यवस्था है ना, जो कि जीवन स्तर से तेजी से वृद्धि और सुधार देख रही थी, एक गंभीर वित्तीय संकट में उलझ गई। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कोरिया में आईएमएफ कार्यक्रमों की सामाजिक लागत गंभीर थी। सभी तीन देशों में तीव्र मूल्य वृद्धि देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े विनियमन दर, मूल्यह्रास और बड़े पैमाने पर नौकरियों की हानि हो गई। ठीक है, आपने सुना होगा इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। जब इंडिया के पास इतना पैसा ना हो ना कि वो अपने लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, उन्हें पेमेंट ना मतलब सैलरीज ना दे पाए, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि हम 50,000 किसी को दे रहे हैं, तब हम उसे 10,000 देना शुरू कर देते हैं, तो जो 40,000 है वो गवर्नमेंट अपने खाते में लेती है, ताकि वो लोन ले या उससे कुछ ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से निकल सकें। ऐसा ही वर्ल्ड में भी हुआ था, क्राइसिस आ गए थे। ये जो क्राइसिस की बातें की गई है, आप इन्हें थोड़ा पढ़ सकते हो। इनसे आपको इन बड़े बड़े क्राइसिस के बारे में पता चलेगा, जैसे कि 2008 में भी बता रहे हैं, 1990 के रिलेटेड भी बता रहे हैं। तो ये चीज़ें 1930 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विश्व में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, जिस कारण बहुत नुकसान हुआ था। इन्हीं चीज़ों से सीख के हमने आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के बारे में सोचा था। ठीक है, तो ये आपका आज का वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक था, जो खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो इनसे रिलेटेड यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको क्रॉसली पढ़ सकते हैं। और बाकी इनको एक दो बार और पढ़िएगा तो आप ज़रूर इसको अच्छे से पेपर में नोट डाउन करके आ सकते हैं। यहीं से मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।